तो बच्चों लास्ट वीडियो में मेरा वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक रह गया था, जबकि मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। तो देखिए आप इस वीडियो में समझाता हूँ। तो जिन वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर a बार माइनस b बार किया, और जैसे ही आपने इस माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करा तो डेफिनेटली यहाँ प्लस लग गया। प्लस का मतलब आप इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में, जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन को जैसे आपने यहाँ शिफ्ट किया तो ये वेक्टर अपोजिट हो गया। अब ये वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। ये बात अलग है इस वेक्टर का नेम माइनस भी हो गया, पर है वेक्टर, और बीच में प्लस साइन लग गया। प्लस का मतलब एडिशन, मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो, रिजल्टेंट। मतलब यदि वेक्टर a और वेक्टर b, सॉरी वेक्टर a और माइनस b, सॉरी वेक्टर a और b, इनके बीच का एंगल यदि आपको 30 डिग्री गिवन है और आपको यदि ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो b का चूंकि आपको डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब वेक्टर a और माइनस b के बीच का जो एंगल होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल 180 है, ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से 30 है, तो बचा हुआ एंगल जो होगा वो 180 माइनस 30 मतलब 150। 150 मतलब यदि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री पता है, और यदि आपको इन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिलेटिव वेलोसिटी में करना पड़ता है, मैं एग्जांपल दूंगा, तो उस वक्त आप डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्क इतना आएगा कि वहां पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 30 ना रखकर आपको 150 रखना पड़ेगा, और आंसर से डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, इसमें जब इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं और आप याद करो कि जैसे ये कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, अब आपको हाफ रिवॉल्यूशन में फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, हाफ रिवॉल्यूशन। अब आपको मालूम है सर्कुलर पाथ पर बॉडी रिवॉल्व करती है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल। मतलब जब बॉडी यहां पर होगी तो वेलोसिटी ऐसी होगी v1, और जब बॉडी हाफ रिवॉल्यूशन होगी यहां जस्ट अपोजिट होगी, तो ये होगा वेलोसिटी v2 का डायरेक्शन। अब आपको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो या तो आप पूरे ये डायग्राम की हेल्प लेते हो बैठ के, लेकिन एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही थी यहां पर 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहां भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यहां भी 100, केवल डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदलने के कारण अपन मान रहे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो v1 और v2 के बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, 180 इस वक्त, और आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1, तो v2 का डायरेक्शन ये है और माइनस v1 का डायरेक्शन ये है। अब ये v2 जो है वो डायरेक्शन ये है, और माइनस में शिफ्ट करो तो प्लस, इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा माइनस v1, और यहाँ प्लस लग चुका है। ये दोनों वेक्टर्स देखो सेम डायरेक्शन में हो गए, और सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हो और उनका आपको एडिशन निकालना हो, तो आपको मालूम है थीटा कितना लिखना पड़ता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है या चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना हाफ रिवॉल्यूशन में, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे यदि ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो। v2 माइनस v1, तो मैंने आपको बोला r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन वहां पर थीटा जो रखना, जो इनका पहले इनिशियल एंगल था उसका अपोजिट कर देना, 180 माइनस थीटा कर देना। तो यहां पर आपको क्लियर है कि इन दोनों के बीच का एंगल 180 है,
180 माइनस 180 जीरो हो गया, डायरेक्ट आप जीरो रख दो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फाइनली हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस b, और आपका सीधे आंसर हो जाएगा v1 प्लस v2। देखो यदि कोई बॉडी यहां पर है और यहां पर है और ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो 30 डिग्री है। अब आपको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो, बच्चों ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है और किसी बुक में नहीं लिखा है, केवल आपको जो है कुछ टीचर शायद बता दें, शायद, क्योंकि ये भी मेरा निकाला हुआ है भाई, मुझे अपने बच्चों को कैसे समझाना था तो मैंने वो चीज डेवलप की हुई है। टू लाइंस के बीच का एंगल 1 और 2, इनके बीच का एंगल यदि थीटा हो तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल इसकी परपेंडिकुलर ये और ये 2 इसकी परपेंडिकुलर ये, इनके बीच का ये एंगल भी थीटा ही होगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल थीटा होता है। मैं प्रूफ कर सकता हूं आपको। आप इसको क्या करो, x ले लो, इसको y ले लो, यहां से परपेंडिकुलर ये 90 हो गया। इस ट्रायंगल को देखो आप, इसमें इन तीनों एंगल्स का समेशन थीटा प्लस y प्लस 90, थीटा प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू, ट्रांसफर करोगे 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। अब ये 1 डैश जो है वो 1 का परपेंडिकुलर है, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये x था ये y था, ये पूरा एंगल रहेगा x प्लस y इज इक्वल टू 90। अब इसमें से आपने y 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90, 90 90 कैंसिल, x इज इक्वल टू थीटा। प्रूफ किया मैंने, आपको बताया कि देखो कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो जब ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत यूज होता है डायरेक्ट फोर्सेस को रिजॉल्व करने में, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हो, पूरी फिजिक्स में ढेरों ढेरों जगह पर फटाफट दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट सोच लेंगे कौन सा एंगल थीटा बनेगा और कहां से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है, देखो ये OA और OB इनके बीच का एंगल 30 है और ये रेडियस है, और वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल, मतलब रेडियस को परपेंडिकुलर। मतलब ये जो आपको V1 दिख रहा है और ये जो V2 दिख रहा है, V1 OA के परपेंडिकुलर हो गया और V2 OB के परपेंडिकुलर हो गया। जब इन दोनों के बीच का एंगल 30 है तो V1 और V2 इनके बीच का एंगल भी 30 ही होगा। और आपको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V2 माइनस V1। तो V1 और V2 के बीच का एंगल यदि 30 है तो V2 माइनस V1 जब आप करोगे तो 180 माइनस 30 मतलब 150। तो आप डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू 150 रख दीजिए, v1 की वैल्यू रख दीजिए, v2 की वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको v1 a की वैल्यू भी 100 रखनी पड़ेगी, b की वैल्यू भी 100 रखनी पड़ेगी, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ थीटा 150 रख देंगे। तो इन सिचुएशन में इनके बीच में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ डायरेक्ट निकल आएगा, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा।
तो ध्यान रखो बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा हमको करना है। अच्छा, ऐसा जैसे मैंने ये बताया आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मतलब a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये भी मेरी जो 11th क्लास की वेक्टर्स की जो थ्योरी है उसमें है, मैंने प्रूफ बताया हुआ है। और a माइनस b इज इक्वल टू बोलोगे तो माइनस ऑफ b माइनस a। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। यदि आपको इक्वल करना ही है, मतलब कहने का मतलब ये देखो इक्वल लग के मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब a माइनस बी यदि ऐसा होगा तो b माइनस a जो है वो भी ऐसा ही होगा, इक्वल है ना। लेकिन b माइनस a का जो डायरेक्शन होगा वो a माइनस b के अपोजिट होगा। माइनस का मतलब ये अपोजिट है, मतलब इक्वल नहीं है। अब इक्वल करना ही है आपको तो ऐसा करना पड़ेगा, और इस थर्ड वेक्टर को लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ b माइनस। ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड जो है वो इक्वल वेक्टर्स है। देखो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है। इक्वल को तो आप इक्वल लिख सकते हो इक्वल करके, तो आपने लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को। इसके बाद बच्चों मुझे आपको बताना चाहिए रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। तो यहां तो मैं शॉर्ट में ही आपसे डिस्कस करूंगा, डिटेल में करना तो आप 11th लेक्चर में जाइए। आपको पता है यदि वेक्टर 3 डायमेंशन में और ये वेक्टर a बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az। व्हाट इज ax? कंपोनेंट ऑफ resultant vector along x axis. Component ay means component of vector a bar along y axis, and az this, right? Vector a bar ax bar means component of this vector along x axis, ay bar component of vector a bar along y axis, az bar component of vector a bar along z axis। तो ऐसा लिखते हैं। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस होता रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। ये गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में दी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है a कैप, तो a बार अपॉन मॉड x, तो ये जाएगा axi प्लस ayj प्लस az अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये वेक्टर a का x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में गामा, तो इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखो बच्चों वेक्टर यदि आपको गिवन है और इस वेक्टर को आप ये एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप रिजॉल्व कर सकते हो इसके कंपोनेंट से। ये जो कंपोनेंट होगा जो एंगल बनाता है ये होता है a cos थीटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज ये है, ये थीटा है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा a cos थीटा जो एंगल बना रहा है। और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, इसको अपन बोलते हैं a sin थीटा। मतलब हम चाहे तो इस वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j इज इक्वल टू a बार, ऐसा लिख सकते हैं हम।
हमेशा वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस, और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है, वो होता है रिजल्टेंट इनटू साइन। तो यहां पर जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो हमको मालूम है इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वो ax है, मतलब हम लोग ax को लिख सकते हैं a cos अल्फा, ay को लिख सकते हैं a cos बीटा, और az को लिख सकते हैं हम a cos गामा। क्यों? क्योंकि वेक्टर a का x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा है, तो इसके मैग्नीट्यूड को जब रिजॉल्व करोगे x एक्सिस के डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा a cos अल्फा, और उसको ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हो ax, वेक्टर a को रिजॉल्व करोगे y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो चूंकि एंगल बन रहा है बीटा, तो इसलिए इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेक्टर a का वो होगा a cos बीटा, लेकिन उसको आप ऑलरेडी ay बोल रहे हो इसलिए। और इन तीनों के स्क्वायर्स को स्क्वायर करके यदि आप ऐड करोगे तो ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी करोगे तो a स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। और आपको मालूम है a स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आप ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो a स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का a स्क्वायर और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसमें आप ध्यान रखिए अल्फा बीटा गामा को अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये मैंने आपको किया है, ये समझाया है, इसको मैं थोड़ा सा एक आध एग्जांपल लेके समझाता हूं। वेक्टर a 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करना है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो सपोज ये 25 और ये 16 प्लस 9 25 50 आ जाएगा, रूट 50, ये रूट 50 आ जाएगा। तो a क्या हो जाएगा a बार अपॉन मॉड, मतलब 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन रूट 50, ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और किस डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो वो भी कर लोगे आप। cos अल्फा, आप देखिए cos अल्फा क्या है ax अपॉन a, cos अल्फा ax अपॉन a, cos बीटा ay अपॉन a, cos गामा az अपॉन a। तो यहां भी ऐसे कर सकते हैं cos अल्फा ax अपॉन a, ax मतलब 3 और a मतलब मॉड है आपका रूट 50, तो रूट 50 मतलब अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाय रूट 50। मतलब ये जो वेक्टर गिवन था ना वो x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो ये निकल आएगा इससे। तो ये देखा बच्चों अपन ने रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। अब मुझे बताना चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर